पिता श्यामलाल जी की मृत्यु के पश्चात तीनों बेटे जो शहर में क्लास वन ऑफिसर थे, वो तीनों अम्मा के कमरे के बाहर खड़े एक दूसरे से बहस कर रहे थे और बेहद गुस्से में थे। न जाने किस बात का गुस्सा था। अम्मा की तबीयत खराब थी। तीनों भाइयों की आपस में बहस चल रही थी कि अम्मा को डॉक्टर के पास ले जाना है या नहीं, और यदि ले जाया जाएगा तो इलाज का खर्च कौन सा भाई उठाएगा। माँ की तबीयत की तो किसी को पड़ी नहीं थी, बल्कि पिता की मृत्यु के पश्चात पिता के बनाए उस मकान को बेचने की बात चल रही थी, जिस मकान में अम्मा की आत्मा बसी हुई थी, जो पति श्यामलाल जी ने अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पाई जोड़कर बनाया था। बड़ा बेटा रवि कहता है, पिताजी तो चले गए हैं, इस मकान का क्या करें। तभी मंझला बेटा विनोद कहता है कि आप बताइए भैया, आप बड़े हैं, आपने क्या सोचा है। रवि कहता है, पिताजी बहुत समय से बीमार चल रहे थे, उन्होंने अपना इलाज भी कराया होगा और इलाज के लिए कर्ज लिया होगा, वह कर्ज भी चुकाना है और माँ का इलाज भी करवाना है। ऐसा करते हैं, पहले माँ को डॉक्टर को दिखा लेते हैं, उसके बाद यह मकान बेचते हैं। तभी बड़ी भाभी बोलती, लेकिन अम्मा जी का क्या करेंगे। सुशीला जी का सबसे छोटा बेटा वैभव अपने बड़े भैया रवि को बोलता है, भैया माँ आपके साथ रहेगी, आप बड़े हैं और संपन्न भी हैं। तभी बड़ी भाभी शोभा हाथ नचाते हुए बोलती है, वाह जी वाह, माँ जी का घर बेचकर पैसे तो तीनों बेटों में बांट दिए जाएंगे, और अम्मा जी की जिम्मेदारी अकेले हम संभालें। बिल्कुल नहीं, जब पैसों का बंटवारा होगा तो अम्मा जी का भी बंटवारा होगा, हम अकेले क्यों संभाले अम्मा जी को की जिम्मेदारी। 4-4 महीने तीनों बेटों के पास रहेगी अम्मा जी, मंजूर हो तो बताओ। तीनों भाइयों की इस बात पर सहमति हो गई। माँ बिस्तर पर लेटी हुई यह सब बातें सुन रही थी। मन को बड़ा दुख हो रहा था कि कैसे मेरी संतान मेरा बंटवारा कर रही है, परंतु वह बेचारी चुप थी। तीनों भाइयों ने मिलकर मकान बेच दिया। मकान के पैसे आपस में बांट लिए। पहले 4 महीने बड़ा भाई माँ को अपने घर यानी शहर में ले गया, जहाँ वो रहता था। अम्मा की बड़ी बहू ने अम्मा के आते ही काम वाली बाई को हटा दिया और घर के पूरे काम की जिम्मेदारी अम्मा पर डाल दी। नौकरानी बनाकर रख दिया। बूढ़ी सास को सुशीला देवी वैसे ही कमजोर थी, ऊपर से कुछ खाने को नहीं मिलता था और घर का पूरा काम करना पड़ता। बहू शोभा महारानी बनकर बिस्तर पर लेटकर आराम से टीवी देखती रहती। एक बार सुशीला जी ने कहा भी कि शोभा बहू, मुझसे इतना काम नहीं होता है, बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है। तो बहू सास पर भड़क गई और कहने लगी, मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं लाए हैं हम तुम्हें यहाँ। 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप घर के सारे काम तुझे करने होंगे। बुढ़िया, चल अब कपड़े धो ले जाकर। बहू के मुंह से अपने लिए ऐसे अपशब्द सुनकर सुशीला जी की आंखों में आंसू भर आए। आज अम्मा को बड़े बेटे के पास रहते पूरे 4 महीने हो गए थे। अम्मा को आज बीच वाला बेटा लेने आने वाला है। अम्मा अपना सामान संभाल रही है। अम्मा बेटे विनोद के साथ जाने को तैयार हो गई। जब विनोद लेने आया तो विनोद ने देखा कि अम्मा ने जो साड़ी पहनी हुई है बहुत पुरानी और मैली कुचैली सी है, एक दो जगह से फटी हुई भी है। विनोद अम्मा को देखते ही बोलता है, अम्मा ये कैसी मैली और फटी हुई साड़ी पहनी है तूने, तुझे मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। मैं इतनी बड़ी और पॉश कॉलोनी में रहता हूँ, जहाँ केवल क्लास वन ऑफिसर्स रहते हैं, और तू ऐसी गंदी सी साड़ी पहनकर चलेगी मेरे साथ। बेटा क्या करूं, मेरे पास तो केवल 2-3 साड़ी है और सब ऐसी ही है। अरे अम्मा, तो भैया से कहती, दिलवा देते तुम्हें नई साड़ी। तब भी बड़ी भाभी शोभा आंखें मटकाते हुए बोली, वाह देवर जी, इनको रखते हैं वो क्या कम है कि अब इनको साड़ी भी दिलवाएं। हमारे पास फिजूल खर्च करने को पैसे नहीं है, अपने बच्चों को पालना है हमें, उनको अच्छी शिक्षा दिलवानी है। सुशीला जी मन में सोचती है
कैसी अच्छी शिक्षा दिलवानी है। स्वयं में तो शिक्षा संस्कार है नहीं। खैर, जैसे तैसे बीच वाले बेटे के घर आ जाती है। विनोद अम्मा को घर लेकर पहुंचता है तो अम्मा का थैला नौकर वाले कमरे में रख देता है। वहीं पर एक फोल्डिंग बिछा हुआ है। अम्मा, अब से ये कमरा तुम्हारा है। रमा अभी किट्टी में गई है। काम वाली काम करके चली गई है। बच्चे 2 बजे तक स्कूल से आएंगे। तब तक रमा भी आ जाएगी। आप यहाँ आराम करो। मुझे भी ऑफिस जाना है। अम्मा ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था। बड़ी बहू के यहाँ सुबह से काम कर रही थी। बड़ी बहू ने फिर भी कुछ खाने को नहीं दिया। बोल दिया, अपनी मझली बहू के पास जाकर खा लेना। अम्मा को भूख लगी हुई थी, लेकिन अम्मा ने कुछ नहीं बोला। चुपचाप अपने सामान पैक करने लगी, यह सोचते हुए कि शायद मझली बहू अच्छी हो, वो तो कम से कम मान सम्मान करेगी, समय पर खाना भी दे देगी। मगर अम्मा की सोच गलत साबित हुई। मजली जैसे ही 2 बजे किट्टी से आई तो आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मा कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। भूख के मारे पेट में ऐंठन हो रही थी। एक गिलास पानी तक नहीं मिला था। मझले बेटे के घर में बहू ने आकर ना राम राम ना नमस्ते करी, बस चिल्लाकर अम्मा को बोलती है, ओ महारानी, आराम फरमाने को नहीं लाए हैं तुझे यहाँ। उठकर बर्तन साफ कर ले। और हाँ, आज दोपहर का खाना तो बन गया है, शाम का तुझे बनाना है। और सुन, कल से सारा काम तुझे करना है। नौकरानी 1 महीने की छुट्टी पर है। झाड़ू पोछा बर्तन, सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना, और हाँ, डस्टिंग भी करनी है। पर तुझे कहाँ डस्टिंग करनी आती होगी, गांव की गवार है। कल सीख लेना डस्टिंग कैसे करते हैं। अम्मा बेचारी बहू के मुंह की ओर देखती रह जाती है। सोचती है, ये तो बड़ी बहू की भी दादी है। 4 महीने कैसे कटेंगे यहाँ। इसने तो पानी तक को नहीं पूछा। जैसे तैसे बिस्तर से उठकर अम्मा बहू से पूछकर रसोई घर में जाती है। देखती क्या है कि झूठे बर्तनों से सिंक ऊपर तक भरी पड़ी है। अम्मा बेचारी भूखी प्यासी लग जाती है बर्तन मांजने। पूरे बर्तन साफ करके तब एक गिलास पानी पीती है। खाली पेट पानी पीने से पेट में ऐंठन हो जाती है। तभी बहू आती है और बोलती है, सुन बुढ़िया, अब रात के खाने की तैयारी शुरू कर दे। तुझसे जल्दी जल्दी काम तो होगा नहीं। अभी से काम पर लगेगी तो रात तक कर पाएगी। बहू, पहले मुझे कुछ खाने को दे दे। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे पेट में ऐंठन हो रही है। अम्मा के इतना बोलते ही बहू के तन बदन में आग लग जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, आते ही तुझे खाने को चाहिए। अभी कुछ नहीं है खाने को। खाना सीधे रात को मिलेगा, वो भी हम सब खा लेंगे उसके बाद। बहू की बात सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन अम्मा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप काम में लग जाती है और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसती है और आंसू बहाती रहती है। अम्मा सब्जी काट रही है और सोच रही है उन दिनों के बारे में, जब रवि, विनोद और वैभव छोटे थे। कैसे अम्मा भोजन तैयार करके तीनों के स्कूल से आने की प्रतीक्षा करती थी कि मेरे लाडले मेरे बेटे आएंगे, उनको रोटी खिलाकर ही मैं रोटी खाऊंगी। आज वही बेटे उस माँ को एक एक टुकड़े के लिए तरसा रहे हैं। अम्मा रात का पूरा खाना बना लेती है। रात को जब विनोद खाना खाने बैठता है तो पहला निवाला खाते ही बोलता है, अरे रमा, ये तो अम्मा के हाथ का स्वाद है। आज खाना अम्मा ने बनाया है क्या। तो बस, जब तक अम्मा यहाँ है खाना तो अम्मा ही बनाएगी। विनोद तेज आवाज में बोलता है, अम्मा, जब तक तू यहाँ है खाना तो तू ही बनाना। तेरे हाथ में जो स्वाद है वो किसी और के हाथ में नहीं। अम्मा तो बेटे के इतना कहते ही खुश हो गई कि मेरे बेटे को माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना आज भी पसंद है। हाँ हाँ बेटा, मैं ही बनाऊंगी रोज खाना। बेटे ने माँ के हाथ का बनाया
खाना खा तो लिया, पर एक बार भी माँ से यह नहीं पूछा कि माँ, तूने खाना खाया या नहीं। पूरा परिवार खा पीकर अपने कमरे में चला गया। बहू ने अम्मा से बोला, टेबल से ये बर्तन उठा लेना और बर्तन किचन साफ करके ही सोना। बहू तो अम्मा को काम का ऑर्डर देकर अपने कमरे में चली गई। अम्मा बेचारी देखती रह गई। अम्मा ने सोचा, पहले कुछ खा लूं, उसके बाद काम कर लूंगी। अभी तो भूखे पेट कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। अम्मा ने डाइनिंग टेबल पर रखे कैसरोल से खाना लेने के लिए प्लेट उठाई। कैसरोल खोले तो सब खाली। ना रोटी बची थी और ना ही सब्जी। खाली कैसरोल देखकर अम्मा को तो चक्कर आने को हो गए। अब क्या करूं, क्या खाऊं, सोचती है। इससे तो गांव में भली थी, क्यों आई बेटों की बातों में, क्यों बेचा मकान, क्यों नहीं सोचा मैंने एक एक टुकड़े को इनकी मोहताज हो जाऊंगी। हे भगवान, ये मेरे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। अम्मा बर्तन उठाकर धीमे कदमों से किचन में जाती है। बर्तन टेबल से धीरे धीरे किचन में रखती है। सोचती है, किचन में ही कुछ देखूं खाने का क्या रखा हो। अब मुझ में खाना बनाने की हिम्मत नहीं बची है। बेचारी डब्बे ढूंढती है, कुछ ऐसा नहीं मिलता। हर जगह तो ताला लगा है। यहाँ तक कि बहू ने फ्रिज का भी ताला लगा दिया है, वरना तो दूध पीकर सो जाती। बेचारी अम्मा से अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। आटे के कनस्तर से आटा निकालती, सोचती है दो रोटी ही बना लूं। ये मुंह पेट, इसमें दो आग लगी है, इसकी अग्नि तो शांत करनी ही होगी। लेकिन आटा मलने को परात धुली हुई नहीं है और अम्मा को चक्कर आ रहे हैं। अम्मा से अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो अम्मा एक कटोरे में आटा लेकर उसमें पानी घोलती है और उस आटे के घोल को ही गटागट पी लेती है। उस आटे के घोल से ही अम्मा को इतनी तृप्ति मिलती है जैसे अम्मा ने कितने पकवान खा लिए हों। फिर बहू के डर से बर्तन और किचन की सफाई में लग जाती है। रात के 11 बज जाते हैं अम्मा को काम करते करते। तब कहीं जाकर बिस्तर नसीब होता है। बिस्तर पर लेटकर आंखों में आंसू है और याद करने लगती है उन दिनों को कि कैसे अपने बेटों की पसंद के पकवान बनाया करती थी, कैसे चटकारे ले लेकर खाते थे तीनों, कैसे माँ के गले से लिपटते थे, कहते थे हमारी अम्मा से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकती है। और आज आज उस माँ को ये भी नहीं पूछते हैं कि माँ, तूने खाना खाया या नहीं। बहू तो पराई है, पर बेटा तो मेरा खून है, मेरा अंश है, पेट का जना है। उसने भी नहीं पूछा, अम्मा तूने खाना खाया या नहीं। रात को अम्मा को पेट में दर्द होने लगता है। कच्चा आटा खाने से के कारण शायद दर्द हो रहा है, और दर्द है कि बढ़ता ही जा रहा है। किसी को जगा भी नहीं सकती। पूरी रात दर्द से तड़पती रहती है अम्मा। सुबह को जाकर थोड़ा आराम मिलता है, तब कहीं जाकर आंख लगती है कि तभी बहू की कड़कती आवाज कानों में सुनाई पड़ती है। अरे ओ महारानी, उठना नहीं है क्या? बुढ़ापे में इतनी देर तक कौन सोता है? घोड़े बेचकर सो रही है। अम्मा बेचारी फिर अपनी किस्मत को कोसती है। तब तक बहू सिर पर आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, महारानी जी जल्दी उठो और शुरू हो जाओ। और हाँ, 10 बजे से पहले सब काम निपटाकर अपने कमरे में आ जाना और इस कमरे से बाहर मत निकलना। मेरी सहेलियां आएंगी, आज किट्टी पार्टी है घर में। मेरी सहेलियों को मैं बताना भी नहीं चाहती बुढ़िया तेरे विषय में। इतना कहकर बहू तो कूल्हे मटकाती हुई वहां से चली जाती है। अम्मा बेचारी मुंह धोकर लग जाती है काम में। तभी बहू आती है प्लेट में बासी बचा हुआ खाना लेकर और बोलती है, ये ले, खा ले, खा ले, पहले तूने रात में भी कुछ नहीं खाया होगा। अम्मा खाना देखते ही उस पर टूट कर पड़ती है। इस वक्त बहू अम्मा को अन्नपूर्णा का रूप नजर आ रही है। बहू इतनी दुष्ट और चालाक
उसने बासी खाना इसलिए दिया अम्मा को कि भूखे पेट कहीं कुछ हो गया तो काम कौन करेगा। खैर, अम्मा खा पीकर काम में लग जाती है। खाना खाकर तो जैसे जान पड़ गई अम्मा में। साफ सफाई का पूरा काम निपटा कर, नहा धोकर, नाश्ते के कई सामान बनाकर अम्मा अपने कमरे में आ जाती है। अम्मा नहा धोकर फिर अपनी फटी साड़ी सिलती है, उसे पहनती है और अपने बिस्तर पर लेटकर भजन गाने लगती है। तभी गुस्से में बहू आती है। बुढ़िया, बंद करिए राग अलापना, मेरी सहेली आने वाली है। मेरी इंसल्ट करवाएगी क्या मेरी सहेलियों के सामने, गवार कहीं की। अम्मा बेचारी बिल्कुल चुप करके लेट जाती है। बहू की सहेलियां आती हैं, चटकारे ले लेकर नाश्ते के व्यंजन खाती हैं और बोलती है, वाह रमा, सब कुछ बहुत अच्छा बना है। कहाँ से बुलाया इतना अच्छा कुक। रमा बस मुस्कुरा देती है, नहीं बताती कि मेरी सास ने बनाया है। बताती तो उसकी इंसल्ट नहीं हो जाती। ऐसे ही कभी भूखी रहकर तो कभी बहू की गालियों से पेट भरकर अम्मा के 4 महीने कट जाते हैं। अब अम्मा का नंबर आता है सबसे छोटे बेटे के पास जाने का। अम्मा पहले से ही डरी हुई है कि पता नहीं छोटी बहू कैसी होगी। हो सकता है वो इनसे भी ज़्यादा जालिम हो। सोच कर ही अम्मा की रूह कांप जाती है। हे भगवान, उठा ले मुझे, अब नहीं सहा जाता। खैर, छोटा बेटा लेने आ जाता है। छोटा बेटा भी बड़ा अफसर है, उसकी भी बड़ी कोठी है। आज माँ के जाने के समय विनोद ने माँ को एक साड़ी लाकर दी, जिसे रमा बहू छीन कर ले गई। अम्मा बेचारी देखती रह गई। अम्मा अब छोटे बेटे के घर आ गई थी। छोटे बेटे के घर आते ही जैसे ही जाकर बैठी, छोटी बहू नेहा ने पहले तो अम्मा के पैर छुए। अम्मा की आंखें भर आई। इतने दिनों में पहली बार इतना सम्मान मिल रहा था। फिर बहू चाय बनाकर ले आई। चाय के साथ बिस्कुट और अन्य नाश्ते का सामान था। अम्मा की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। अम्मा छोटी बहू को दुआएं देती जा रही थी तथा बिस्कुट और नाश्ते के सामान को ऐसे खा रही थी कि जैसे वर्षों की भूखी हो। जब अम्मा ने नाश्ता पूरा समाप्त कर दिया तो छोटी बहू ने पूछा, अम्मा और कुछ चाहिए क्या। अम्मा तो जैसे नींद से जागी हो, खाली नाश्ते की ट्रे देखकर। अब अम्मा शर्मिंदा होकर हाथ जोड़ते हुए धीरे से बोली, बहू मुझे माफ कर दे, तू नाराज मत होना, मुझे मारना मत। मैं बहुत दिनों की भूखी थी, इसलिए पूरा नाश्ता खा लिया। बहू तू नाराज तो नहीं होगी, मुझे मारेगी तो नहीं। बहू मैं घर का सारा काम कर दूंगी, बस तू मुझे खाना दे दिया करना, मुझे भूखी मत रखना, बुढ़ापे में भूख बर्दाश्त नहीं होती। यह कहते हुए अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। छोटी बहू आश्चर्य मिश्रित नजरों से अम्मा को देख रही थी। अम्मा को यूं बिलख बिलख कर रोते देखकर बहू ने अम्मा को गले लगाकर शांत किया और अम्मा से सवाल किया, अम्मा क्या आपको रमा भाभी के यहाँ खाना नहीं मिलता था। अम्मा बहू के सवाल पर चुप रही। बहू ने फिर पूछा, बताओ अम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे बताओ, आप रो क्यों रही हो और आपकी हालत भी घर के नौकरों जैसी हो रही है। अम्मा को जब छोटी बहू ने खूब तसल्ली दी, तब जाकर अम्मा ने बड़ी बहू और मझली बहू के द्वारा किए गए अत्याचारों के विषय में छोटी बहू को विस्तार से बताया। अम्मा की आप बीती सुनकर छोटी बहू का कलेजा फटने को हो गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसे अपने पति पर भी क्रोध आ रहा था कि कैसा बेटा है, अपनी माँ की एक बार भी खबर नहीं ली। नेहा ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए अम्मा से कहा, अम्मा अब आप यहीं रहेंगी हमारे पास। मैं तो पहले भी नहीं चाहती थी कि आपका यूं बंटवारा हो, मगर आपके बेटे ने मेरी सुनी ही कब है। लेकिन अब मैं आपके बेटे की एक ना सुनूंगी। अब मेरी माँ मेरे पास रहेगी। मैं अपनी अम्मा की इतनी सेवा करूंगी कि अम्मा पिछला सब दुख भूल जाएगी। नेहा और अम्मा के बीच का वार्तालाप बाहर खड़ा वैभव भी सुन रहा था।
उसकी भी आंखों में आंसू थे। वह कमरे में आकर अपनी माँ के पैरों में पड़ जाता है और रोते हुए बोलता है, अम्मा मुझे माफ कर दे, मैं तेरा नालायक बेटा हूँ। पर अब ये नालायक बेटा समझ गया है कि माँ का बंटवारा नहीं हुआ करता। माँ का प्यार और आशीर्वाद तो किस्मत वालों को मिलता है। माँ ने बेटे के माथे को चूमा और माँ बेटा एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे कि अंत में माँ की ममता की जीत हुई, और बेटे की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। बहू की आंखों में संतोष के आंसू थे कि कम से कम एक बेटे को माँ की भावनाओं का एहसास तो हुआ। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।